आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी जोगनिया महल। कीर्ति, मेरा भी नाम लिख ज़रा। किसी की आवाज़ पर मैंने मुड़कर देखा तो लकड़ी की नोक से ऐतिहासिक दीवारों पर खरोंचे मारती एक लड़की पर नज़र पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये धरोहर है हमारी, इन्हें यूं बर्बाद करना ठीक नहीं। मेरे मुंह से अनायास निकला तो वह कुछ झेंप सी गई। अपने हाथ की लकड़ी को नीचे छोड़कर वह खड़ी हो गई। टूटी फूटी दीवारों पर जाने कितने नाम तीर के निशान के साथ लिखे गए थे। वो भी अपनी उपस्थिति को इन दीवारों के माध्यम से सदा के लिए दर्ज कराना चाहती थी। उसके साथ आई सहेलियों को मेरा यूं टोकना नागवार लगा। ये उनके चेहरे से साफ झलक गया था। पर मैं अभी क्या करूं? कोई इन विरासतों को छेड़छाड़ करे, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सामने जो भी हो, बिना किसी परवाह के मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा देती हूँ। उन लड़कियों के चेहरे पर मैं कौन होती हूँ टोकने वाली? कुछ ऐसे भाव लिए प्रश्न को सहज पढ़ा जा सकता था। ऐसे में मैंने मुस्कुरा कर वो स्थान छोड़ना बेहतर समझा। पर अपनी सुविधा के लिए ज़रा बता दूँ कि मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। कल ही एक सेमिनार के सिलसिले में जोधपुर आई थी। सेमिनार से निपटने के बाद जोधपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर बसे इस ऐतिहासिक स्थल को देखने का मोह त्याग नहीं पाई। एक और दिन रुकने का मन बनाकर आज यहाँ आई तो आकर संतोष का अनुभव हुआ। लगा न आती तो कुछ दुर्लभ दर्शन का मौका गंवा बैठती। यहाँ की दर्रों दीवारों पर अनगिनत वैभव की इबारतों को पढ़ने से वंचित रह जाती। वैसे तो पूरा फोर्ट घूम चुकी थी, पर बस के आने में भी देरी थी। ऐसे में बारादरी में टहलती हुई हर आने जाने वालों को देखती निहारती समय व्यतीत कर रही थी। इधर उधर देखते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो छात्रों के हुजूम ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। छात्रों का दल मस्त मौला अंदाज में पर्यटन के उस अभूतपूर्व स्थल को देख रहा था। छात्रों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि इतिहास को जानने समझने में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो सुन कम बोल अधिक रहे थे। हो हल्ला के बीच पास खड़ा उनका गाइड कुछ समझाने की चेष्टा में था, जिसे 2-3 ही सजगता से सुन रहे थे। बाकी सभी मस्ती के मूड में उसकी किसी न किसी बात को पकड़कर मजाक के कुछ फिक्रे धुएं में उड़ा रहे थे। जाहिर था उनके इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल दर्शन का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति कदापि नहीं था, बल्कि मौज मस्ती और टाइम पास था। उनकी मस्ती को नज़रअंदाज करता वो गाइड पूरी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी का हक अदा करते हुए अपना काम कर रहा था। युवा गाइड चेहरे पर बुजुर्गियत धारण किए उनकी बातों को अनसुनी करके अपनी बात को जबरन आगे बढ़ाने की नाकाम सी कोशिश करता दिख रहा था। वहाँ कई गाइड थे जिन्हें कुछ संजीदा लोग भी मिले। इनमें सबसे खुशकिस्मत गाइड वो थे जिन्हें विदेशी पर्यटक मिले थे। अमूमन विदेशी पर्यटक सहज ही हमारी सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित दिखते हैं। ये खास पर्यटक बात बात पर अमेजिंग, वाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल बड़ी ही सरलता से करते हैं, जबकि कुछ देशी भारतीय पर्यटक मैं सर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरी नज़र उन छात्रों के दल को संबोधित करते उस बेचारे से गाइड पर टिकी थी। वही घूमती हुई मैं भी गाइड की बातों को सुनने का प्रयास करने लगी। गाइड बता रहा था, इधर देखिए, इस परिसर में राजा अपनी रानियों के संग शाम को बैठते थे। उस छज्जे के सामने बने चबूतरे पर राग रंग के कार्यक्रम होते थे। और हाँ, उधर उस दालान में राजा अपनी रानियों को तलवारबाजी सिखाते थे ताकि वे स्वयं अपनी सुरक्षा कर पाएं। गाइड बोल रहा था और वहाँ खड़े छात्र तंज कस रहे थे। मुझे छात्रों का व्यवहार कुछ बुरा सा प्रतीत हुआ, पर चुप रही। थोड़ी देर में सभी छात्र आपस में ही फिक्रेबाजी करने और अबे तबे की भाषा का उपयोग करने लगे। राजा को इतना टाइम मिलता था क्या? किसी ने हंसते हुए कहा तो दूसरे ने, अबे राजा था, उसे काम क्या होगा बे? उसके कहने के अंदाज पर सब हंस पड़े। उत्साहित हो कोई बोला, भाई राजा तो सुपरमैन रहे होंगे, तभी तो सब कुछ कर लेते थे। सब कुछ? उधर से आवाज़ आई। तभी कोई ऊबे से अंदाज में कह उठा, चलो भाई आगे निकलो। उनकी इस उपेक्षा, उपहास और बेरुखी भरे अंदाज से आहत गाइड कुछ देर मौन रहता। उसका मौन रहकर फिर बोलना कुछ यूं था मानो अपने मौन के प्लग में खुद की बैटरी को चार्ज कर रहा हो।
चार्ज हो जाने के बाद वह दुगने उत्साह से बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता, पर लड़कों ने उसके प्रयासों की ऐसी की तैसी करने की ठान रखी थी। इसी बीच एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा, अरे उधर देखो, वहाँ चढ़ते हैं, व्यू अच्छा मिलेगा। उसने गलियारे के एक तरफ बनी सीढ़ियों की ओर इशारा किया तो 2-3 लड़कियां नाराज़गी प्रदर्शित करती कह उठी, ओए बस, अब और नहीं चल सकते, थक गए हैं। कोई बोला, कहाँ ले आए पकाने को, कहीं और नहीं चल सकते थे क्या? इन टिप्पणियों को भरपूर समर्थन मिला। सच में पहले ही कहा था कोई मूवी प्लान कर लो, पर नहीं माने। अब लो पूरे वीकेंड का सत्यानाश। बस भी करो यार, यही तो फन है, कितना कुछ तो पता लगा है। जलते मन पर शीतल बूंद सी पड़ी आवाज़ की दिशा में मैंने प्रशंसित भाव से देखा ही था कि उसके विरोध में कई स्वर फूट चुके थे। ये रुचिका कुछ ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करती है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सच है वही बोल रही हूँ। जब आ ही गए हैं तो ढंग से देखो और सुन लो इसकी भी बात। कम से कम चुप तो रहो। वाई यू आर एम्बेरसिंग दिस पुअर गाय है यार। वह गाइड की ओर देखकर बोली तो किसी ने झुंझलाकर कहा, अरे यार रुचिका, तू तो रहने ही दे, मैं तो बोर हो गई। ऊपर से ये गाइड, किसका आइडिया है ये? उसने गाइड की ओर देखा। चुप रह मानसी, वो सुन रहा है। किसी ने कोहनी चुभाकर उस लड़की को चिताया, पर वह और उपेक्षा मिश्रित ढिठाई से बोली, तो मैं क्या करूं, सुन रहा है तो सुनने दे। उसके समर्थन में कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी, सही तो कह रही है, हम लोग भी कैसे कैसे किस्से कहानियों पर भरोसा कर रहे हैं, कौन जानता है पहले यहाँ क्या हुआ। हाँ यार, निकिता ठीक बोल रही है। इन माई व्यू दीज आर ऑल इमेजिनरी स्टोरीज, जस्ट यू अट्रैक्ट टू टूरिस्ट्स। हाँ यार, ये गाइड कुछ भी बोले जा रहा है और तुम सब इन किस्से कहानियों में भरोसा कर रहे हो। जितने मुंह उतनी बातें। खुल्लम खुल्ला उनकी उपेक्षाओं के बीच गाइड की स्थिति खराब देख मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं नहीं मैडम, ये किस्से कोरी कल्पना थोड़े ही हैं, यहाँ के अभिलेखों से प्रमाण मिला है। हम कैसे अपने आप कुछ भी कह सकते हैं? आप चाहें तो अभिलेखों का अध्ययन कर सत्यता को परख लें। गाइड का जगह स्वाभिमान उसकी नाराज़गी को दर्शा रहा था। मेरे लिए भी उनकी बदतमीजी अब बर्दाश्त से बाहर थी। एक बार फिर मैं छात्रों के बेहुदा बयानबाजी से व्यथित उसकी ओर से बोल उठी, तुम लोगों को जब इसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करना है तो यहाँ आए क्यों? मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए किसी बड़े शहर का मॉल या फिर कोई रिसॉर्ट उपयुक्त है भ्रमण के लिए। यकायक की हुई मेरी कटु टिप्पणी पर नाराजगी जताते उस दल से कोई बोला, किस्से कहानियों के शौकीन लोग ही आंख मूंदे और विश्वास करेंगे, हम नहीं। हम आज की पीढ़ी हैं, सच्चाई की तह तक जाने में विश्वास करते हैं। उसकी ढिठाई पर मैं कब चुप रहती सो बोल पड़ी, अच्छी बात है कि तुम तर्कों और साक्ष्यों पर भरोसा करने वाली सोच रखते हो, तब तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि तुम लोग सच्चाई की तह तक जाओ और शोध करो। जब परिणाम तुम्हारे पक्ष में आए तब कुछ बोलो। क्या सोचते हो, जिन इतिहासकारों ने तथ्यों की खोज की है वे इसे मिर्च मसाला लगाकर सनसनीखेज बनाएंगे? नहीं बेटे, इतिहास मात्र कोरी कल्पना नहीं है। जांचने परखने के बाद ये इबारतें लिखी गई हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है कि किस्से कहानियों को बिना जाने समझे अपने मनोरंजन के लिए मजाक का मुद्दा बनाओ। जब सच से तुम भी अवगत नहीं तो किसी बूते पर उंगली उठाकर एक तरफा बयान क्यों देते हो? मेरा यूं सबके सामने टोकना समझाना निस्संदेह उनको आहत कर गया। ऐसे में एक बोला, आंटी इतना सीरियसली मत लीजिए, हम तो बस टाइम पास करने आ गए थे। साक्ष्यों और तथ्यों को इकट्ठा करने की न हमारी रुचि है न ही आवश्यकता। बावजूद इसके इन खंडहरों में हजारों साल पहले क्या हुआ ये ज्ञात करवाने वाले गाइड अंकल, हम आप पर पूरा भरोसा करेंगे, ये हमारा वायदा है। वह शपथ लेने के अंदाज में हाथों को उठाया था और बाकी साथी उसकी इस हरकत पर खी खी कर हंस रहे थे। व्यंग और हंसी की चाशनी में लिपटा वह पत्थर बड़े सम्मान से मेरे मुंह पर मारा गया था। दर्द से मरमाहत में बस इतना बोल पाई, वही ठीक भी रहेगा। इन अभिलेखों और किस्सों के जरिए ही इतिहास हमें विगत काल की अनुभूति कराता है। इन लेखों पर लिखी इबारतें बाहर निकलकर तो आएंगी नहीं हमें विश्वास दिलाने। कहती हुई मैं तेजी से खुले दालान की ओर बढ़ गई। जानती थी छात्रों से बहस करने में अपनी हार है। सच पूछो तो इस मुद्दे पर बहस करने का मन भी नहीं था।
मैं तो नई जगह के बारे में जानने और देखने आई थी, किसी को समझाना बुझाना मेरा मकसद नहीं था। बाहर मौसम बहुत सुहावना था, मुझे अच्छा लगा। गौर किया कि बादल घिरने लगे हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो नीचे सीढ़ियाँ दिखी। ध्यान से देखा तो वहाँ एक सूखी नदी दिखी। मैं उसे निहारने लगी। कभी कितनी मनोरम रही होगी। स्वच्छ जल से लबालब नदी की कल्पना और आसपास छाई हरियाली में खुद को डुबो लिया। पास ही किसी अनन्य हुजूम को संबोधित करता हुआ कोई गाइड कह रहा था, इस नदी में तैराकी प्रतियोगिता होती थी। पूर्णमासी की रात राजा रानियों संग नौका विहार भी करते थे। नौका विहार के मनोरम दृश्यों की कल्पना में मन डूब गया। हालांकि सूखी नदी का अस्तित्व समाप्ति की ओर था। कुछ लोग उसी के पास बैठे पिकनिक मना रहे थे। छात्रों का हुजूम यहाँ से अब भी दिख रहा था। हंसते खिलखिलाते जीवन से भरी युवा पीढ़ी को देखकर एक बार मन में अफसोस जागा। बेकार ही छात्रों से उलझ पड़ी। ये तो उम्र होती ही है तर्कों की। अपनी बात को तार्किक तराजू में तौल कर इन्हें संतुष्टि मिलती है तो बुरा क्या है। एक हद तक यह जरूरी भी है। पर बेवजह खुद को विशिष्ट समझते हुए बिना प्रयास बिना ज्ञान किसी स्थान के बारे में कुछ भी बोल देना उथलापन प्रदर्शित करता है। कभी मैं भी तो ऐसी ही थी। तब मुझे भी किसी ने इन विरासतों पर विश्वास करना सिखाया था। सामने बुर्ज की ओर जाते हुए छात्रों को देखकर मैं अपने अतीत की ओर जाने लगी। झरोखों में बैठ तस्वीरें खिंचवाती अल्हड़ किशोरियों में खुद को ढूंढने लगी। इस खुशगवार मौसम में जाने कहाँ से वह गर्म उमस भरी चिलचिलाती दोपहरी याद आई। और याद आया महल जोगनिया। हाँ, उस ऐतिहासिक धरोहर को कैसे भुला सकती हूँ। एक पत्थर की टेक लगाए बैठी मैं छात्रों के दल और आकाश में यकायक छा गए घनेरे बादलों के शोर शराबे से बेफिक्र अपने अतीत की ओर चलती चली गई। करीब 15-16 वर्ष की उम्र रही होगी। उस दिन मैं अपने पापा से बहस कर रही थी। आपको कोई और जगह नहीं समझ में आई? अतीत में की गई स्वयं की गुस्ताखी भुनभुनाहट के रूप में मुझे सुनाई दी। सालों पहले उस दिन मैं जोगनिया महल चली गई तो थी, पर वहाँ मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया। उस स्थान के विषय में टूरिज्म की पुस्तिका में काफ़ी बढ़ चढ़कर बताया गया था, पर वहाँ पहुंचकर निराशा हुई। विशाल क्षेत्रफल में बने जोगनिया महल का मुख्य भवन देखने के बाद मैं थक कर बैठ गई थी। मैं पापा से नाराज़ थी। अच्छे भले उदयपुर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ और ट्रैकिंग का मज़ा ले रहे थे, पर जोगनिया महल देखने की इच्छा से उदयपुर के खुशगवार नज़ारों को छोड़कर पापा यहाँ आ गए। गर्मी के मौसम में उदयपुर जैसा सुंदर पर्यटन स्थल छोड़ यहाँ आने का पापा का निर्णय ज़रा भी नहीं भाया था। मैं और मेरा छोटा भाई गुस्से में मुंह फुलाए बैठे थे। पापा उदयपुर से उजाड़ खंडहर देखने आए हैं, इससे अच्छा तो आप वहीं किसी रिसोर्ट का प्लान कर लेते। रिसोर्ट तो कभी भी जा सकते हैं, सभी लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये बड़ी ख़ास जगह है। बहुत सुना था जोगनिया महल के बारे में, आज मौका मिला है तो एंजॉय करो। ये जोगनिया महल तो अपने आप में एक ही है। सुनो और देखो इसकी सांस्कृतिक महत्ता। गाइड की बातें ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें भी इंटरेस्ट आएगा। रहने दो पापा, आप भी सुनो गाइड की बकवास। मेरी तलखी पर इस बार पापा कुछ आहत हुई है। गलत बात है, गाइड अपने मन से तो नहीं गढ़ रहा, जो कभी था वही हमारे समक्ष रख रहा है। क्या पापा आप भी? गाइड की बातें सुनकर मुझे तो हंसी आ रही है। क्या क्या बता रहा है? कमल सरोवर, जल कुंड में उठती लहरियाँ, रानी मैनावती का बुर्ज जिस पर चढ़कर वो उगते और डूबते सूर्य को देखती थी, और जैसे उनके पास कोई और काम ही नहीं होता था। मेरा तो मूड खराब हो गया इसकी अप्रोच ही देखकर। कितनी तंग गलियां हैं, रिहायशी मकानों और जगह जगह छनती कचौड़ियों की दुकानों और धुओं से दम घुटता है। जोगनिया महल और इसका वैभव सब बेकार की कोरी बातें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इस उजाड़ को देखने आए, इसीलिए गढ़े गए हैं। बाकी कसर ये गाइड पूरी कर रहे हैं। मैंने फुसफुसाकर मम्मी के सामने बोला, चुप रहो थोड़ा, एक तो तुम्हारे पापा घुमाने लाए, उस पर तुम लोगों के नखरे। मम्मी ने टोका, पर तब भी मैं चुप नहीं रही। बात बात पर धीरे से कुछ कहकर जगह का उपहास उड़ाकर अपनी भड़ास निकालती रही। गाइड कह रहा था, साहब कभी ये जोगनिया महल बड़ा ही भव्य होता था। दूर दूर के राज्य से लोग यहाँ शांति का अनुभव करने आते थे।
शांति का अनुभव। देखिए कितनी शांति है यहाँ। मम्मी ने मुझे घूरा पर मैं बड़बड़ाती रही। किसने देखा है वो समय जब ये भव्य होता था? अभी तो बेचारा निरी महल खड़ा है जिसमें देखने लायक मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे गाइड की बात काटते देख पापा उत्तेजित होकर समझाने की कोशिश करते हैं। बेटे, इस उजाड़ को मत देखो। गाइड के कहे के आधार पर अपनी कल्पनाओं को उड़ान देकर उस समय काल में प्रवेश करो, तब तुम्हें अनुभूति हो पाएगी। इतिहास के छात्र रहे पापा की बात पूरी होते होते मैं भी उखड़ गई। गाइड के कानों में हमारी छुटपुट बातें पड़ चुकी थी। ऐसे में वो भी बोलने लगा, साहब, इस महल का नाम यूं ही जोगनिया महल नहीं पड़ा है। रानी को इस महल से इतना लगाव था कि 3 कोस दूर बसे राज्य में जाने से इनकार कर दिया था। उनका मन यहीं रमता था। ऐसे में महाराज स्वयं ही आते थे रानी से मिलने। यह महल महाराज का दिया उपहार था। जब से वो यहाँ आई फिर कभी कहीं नहीं गई। दीवानी थी इस महल की, तभी ना जोगनिया महल नाम पड़ा है। पत्थर पर लिखे लेख गाइड को मुंह जबानी याद थे। उसके बोलने की रफ्तार मेरे भीतर एक ऊब सी भरती चली गई, जबकि मम्मी का स्वाभाविक कौतुक जाग उठा था। जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो पूरा घूमना तो बनता है भाई। मैं तो देखूंगी पूरा जोगनिया महल। पापा अनिर्णय की सी स्थिति में थे। उदयपुर से जोगनिया महल आने में काफ़ी समय लग जाता था। 3 दिन उदयपुर घूमने की थकान तो थी ही। ऐसे में मध्याह्न की कड़ी धूप में जोगनिया महल के सारे व्यू पॉइंट देखना कष्टकारी था। फिर इतिहास के ज्ञाता होते हुए भी गाइड की आलंकारिक भाषा से भी वो अवगत थे। मेरी नाराज़गी कुछ हद तक जायज़ है, वो स्वयं भी महसूस कर रहे थे। पुस्तकों में सिर्फ महल और आसपास के दर्शनीय स्थल की तस्वीरें होती हैं, पर वास्तविकता में इतनी भीड़ भाड़ वाले रिहायशी इलाकों के बीच बसे इन स्मारकों को कल्पना के अनुरूप न पाकर लोगों को मायूसी ही होती है। ऐतिहासिक महत्व होते हुए ऐसी धरोहरों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इतना फंड रिलीज नहीं कर पाती जिससे इनकी खूबसूरती को सहेजा जा सके। रिहायशी इलाकों की तंग गलियों से गुजरकर यहाँ पहुँचने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। पापा को सोच में पड़े देखकर गाइड बोला, साहब, अभी आपने देखा ही क्या है, बहुत बड़ा एरिया है। थोड़ी दूर पर ही बाग और जलाशय है। इसके विशाल आकार को देखकर आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा पाएंगे। मैंने हाथ खड़े कर दिए। मुझे सरोवर जलाशयों में कोई रुचि नहीं। पापा, महल देख लिया है, अब तो मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे खड़ा देख छोटे भाई ने भी सुर में सुर मिलाया। उसे तो कहीं ठहरने का मौका चाहिए था ताकि वह अपने रोमांचकारी बाल उपन्यास को ख़त्म कर सके जिसे वह रास्ते भर पढ़ता आया है। पापा असमंजस की स्थिति में थे। बीच का रास्ता निकालते हुए उन्होंने कहा, ऐसा है, ये बेमन से गए तो हमारा भी मज़ा ख़राब करेंगे। इन्हें यहीं छोड़ने में भलाई है, काफ़ी चहल पहल भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मम्मी के सुझाव का एक सुर में हमने समर्थन किया तो वो गाइड से पूछने लगी, भैया कितना समय लगेगा? वो बोला, कम से कम 2-3 घंटा। लगता है यहाँ से निकलते शाम हो जाएगी। कुछ खाने को ले लेना, बस में ही खा लेंगे। उदयपुर पहुँचते देर रात हो जाएगी। मम्मी ने कहा तो छोटे भाई के मुंह में पानी आया। रास्ते भर तलती कचौड़ियों को ललचाई नज़रों से देखते मैंने उसे देखा था। मम्मी, कचौड़ियाँ? उसने ध्यान दिलाया। हाँ हाँ, ले लेंगे, मम्मी ने आश्वस्त किया। मम्मी जोगनिया महल पूरा घूमना चाहती थी, पर पापा अभी भी हमें छोड़कर जाने को आश्वस्त नहीं थे। ये देख गाइड ने समझाया, साहब, चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं, आप निश्चिंत रहिए। कमल सरोवर जलाशय तक कम ही लोग पहुँचते हैं। ये बच्चे अगर थक गए तो इन्हें मत ले जाइए। गाइड के आश्वस्त करने पर पापा मान गए। एक पेड़ के नीचे सामान जमा कर मम्मी न जाने कहीं जाने की हिदायत देकर चली गई। छोटे भाई ने अपना बाल उपन्यास निकाल लिया और मैं पेड़ के तने का सहारा लेकर वहीं बैठी इधर उधर ताकने लगी। आसपास से निकलते लोगों और अन्य गाइड के बोलने के स्टाइल पर मुझे हंसी आती रही। समय इस तरह व्यतीत करने लगी, पर जल्दी ही ऊब महसूस होने लगी। छोटे भाई को अपनी किताब में मशगूल देख बोरियत को झेलती मैं उसे छेड़ने की गरज से बोली, अभी तेरा हॉलीडे असाइनमेंट हो गया? उसने बिना बोले इशारे से ना कहा। तो कब करेगा? हम पहुंचेंगे उसके दूसरे दिन से स्कूल चालू हो जाएंगे। मेरे बोलने पर चुप रहा तो मैंने उसके सर को पकड़कर हिलाया।
बोल ना। ओहो दीदी, पढ़ने दो, बना दूंगा कोई बहाना। अब की बार वह थोड़ा चिढ़कर बोला तो मैंने कहा, अभी तुम बड़े होकर गाइड बन जाना, वैसे भी पढ़ते लिखते तो हो नहीं। ऐसे में जो तू टीचर्स को बहानों की कहानियां सुनाता है ना, वो स्किल काम आएगी। दीदी मैं छोटा हूँ तो क्या तुम कुछ भी कहोगी? उसने किताब पर टिकी नज़र उठाई। अभी महाराज कुछ नहीं कह रही हूँ। अब तू तो समझता ही है कि बड़े होकर तुझे नौकरी तो मिलने से रही, यहीं आकर गाइड बनकर ऐसे ही मनगढ़ंत किस्से सुनाना। छोटा भाई अपने बाल उपन्यास के रोमांचकारी पड़ाव पर था, इसलिए उसने मेरी बात सुनकर भी बिना किसी प्रतिक्रिया के वापस अपनी किताब में नजरें गड़ा ली। सुन ना, तू तो इतना क्यूट है, तेरी कहानियों से खुश होकर तुझे लोग टिप भी देंगे, उससे तू कचौड़ियाँ खाना। मेरे उकसाने की कोशिश काम कर गई। वह आस्था की बच्ची कहकर मेरी ओर मुक्का ताने दौड़ा। 11 साल के अभिराज को पता था कि गाइड बनना किस स्तर का काम है। मैं उसे गच्चा देर दूर बनी बारादरी में पहुंच गई। उसे अपनी ओर ना आता देख मैं वापस उसके पास जाने को मुड़ी, तभी एक आवाज़ पर मैं चौंक गई। पास ही एक नवयुवती दूर क्षितिज को निहारती हुई बैठी थी। वहम जान मैं फिर पलटी तो दोबारा आवाज़ आई। उस युवती को बाकायदा अपनी ओर देखता पाया। वो मेरी ओर ही देख रही थी। मेरी आंखों में उभरे प्रश्न को देखकर वो मुस्कुराई, फिर आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, क्यों, तुम्हें ये जगह क्यों पसंद नहीं आई? यह सुनकर मुझे एहसास हुआ शायद मैंने अपना गुस्सा इस तीव्रता से जाहिर किया कि आसपास गुजरते लोगों ने सुन लिया। इस बार मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा। केसरिया रंग की मलमल की साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी, आंखों में काजल, होंठ रक्तिम आभा लिए हुए, कुल मिलाकर उस संभ्रांत महिला का व्यक्तित्व सहज ही ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, बहुत सुंदर जगह है ये, और उतना ही सुंदर है इसका इतिहास। यहाँ की रानी में लोग वन देवी की छवि पाते हैं। उनके यहाँ रहते कभी सूखा यहाँ अकाल नहीं पड़ा। उसकी बातों से मैं असहमति प्रकट करती बोली, मुझे तो ना यह जगह सुंदर लगी, ना ही इतिहास में मुझे कोई रुचि है। किसी अजनबी से बात मत करना और अविराज के साथ ही रहना। मम्मी की हिदायत याद आते ही मैं जल्द ही उससे पीछा छुड़ाकर अपने भाई तक पहुंचना चाहती थी। मेरे मुंह से जल्दबाजी में निकला, होंगी कहानियों के आधार पर इन खंडहरों की अहमियत। मैं इतनी दूर इसे देखने आने को समझदारी नहीं मानती। मेरे भीतर कहा कुतर्की युवा अपना सर उठाने लगा, फिर भी शांत झील सा उसका संयम कायम रहा। देखो बेटा, ये ऐतिहासिक इमारतें धरोहर हैं, इन्हें देखना, समझना, संजोना तुम्हारा ही तो कर्तव्य है। इतिहास के पन्नों में अक्षरशः तो पढ़ा नहीं जा सकता, पर कल्पनाओं की सहायता से धुंधली तस्वीर को साफ किया जा सकता है। मेरी मानो तो तुम एक बार इस महल के चारों ओर घूमकर देखो, बड़ी शांति का एहसास होगा। कम से कम एक अनुभव तो मिलेगा। नदी के किनारे खड़े रहकर गहराई कैसे नापोगी बोलो? एक बार मन से उस समय काल में पहुंचो तो सही। ध्यान लगाओगी तो दिमाग में बसी बस्तियां, तंग गलियां, भीड़ भाड़ सब गायब होने लगेंगी। फिर तुम जोगनिया महल की अभूतपूर्व शांति को पाओगी। पर ये बस्तियां, तंग गलियां सब यथार्थ हैं। यथार्थ को छोड़कर कल्पना में डूब जाऊं, यह कैसे संभव है? मेरे तर्क से उसका संयम तनिक छलका। वह स्त्री कुछ विचलित मालूम हुई। मैं माफ़ी मांगकर वहां से हटने ही वाली थी कि वह सहसा मेरी ओर देखकर मुस्कुराकर बोली, शायद तुम सही कह रही हो। कल्पना के आधार पर तो तुम झूठी गढ़ पाओगी। बेहतर है इन दरों दीवारों में छिपी हकीकत को पढ़कर सत्य की पुष्टि की जाए। उस स्त्री की समझाइश ने पल भर को उपजे मेरे ग्लानि को फौरन कुचलसा दिया। बड़ी ढिठाई से मेरी विद्यार्थी बुद्धि ने तर्कों के पलड़े पर जिरह के बांट रखने की ठान ली थी। चलिए माना कि ऐसी जगह हैं, यहाँ पर कुछ बातें असंगत लगती हैं, जैसे मैनावती का इतने ऊंचे बुर्ज पर दिन में 2 बार चढ़कर जाना, जैसे एक यही काम हो उनके लिए। आप ही बताइए, रोज इस बुर्ज पर चढ़कर सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भला कौन जाएगा? नहीं बेटी, इतना संदेह उचित नहीं। रानी मैनावती जाती थी बिना नागा, वो भी पैदल ही, सब मानते हैं। यहाँ के लोगों से बात करो तो तुम उनकी महत्ता को जानोगी। ऐसे ही मैं अक्सर यहाँ नहीं आती, बिना किसी आधार के कहना कि यहाँ आना सार्थक नहीं,
इस स्थान से अन्याय होगा। मुझे देख वो फिर बोली, कोई जोगनिया महल की सत्यता पर या ऐतिहासिक किंवदंतियों पर संदेह करे मुझे बर्दाश्त नहीं। आओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसे साक्ष्य दिखाती हूँ जिसे देख संभव है तुम्हारी मानसिकता बदले। मम्मी पापा को मैंने बाग और कमल सरोवर देखने जाने से मना किया, पर इनाल्टू को कैसे टालूं? इस कश्मकश के बीच में फंसी थी। लगता है मेरे पापा की तरह आपको भी ऐतिहासिक इमारतें देखना पसंद है। मेरे कहने पर उसने कहा, आओ हम इस रास्ते से जाएंगे। मेरे मुंह से निकला, लगता है आप यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। मैं अब तक निस्संदेह उनसे प्रभावित हो चुकी थी। मैं राजपूत हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ। अक्सर आती हूँ तो जाहिर है रास्ते को जानती पहचानती हूँ। उसकी बात पर एक बार मैंने अपने मन को एकाग्र कर सावधान करने की कोशिश की। सहसा माँ की बात याद आई, किसी अजनबी से बात मत करना, इधर उधर मत जाना, इतनी दूर आए हैं तो पूरा परिसर घूमना तो बनता है। मेरी दुविधा को भांपकर वो बोली, फिक्र मत करो, छोटे रास्ते से जाएंगे और जल्दी और सही समय पर वापस आ जाएंगे। आप रास्ता भूलेंगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, ये रास्ते गाइड भी नहीं जानते। आपको इतिहास में बहुत रुचि है? इतिहास हूँ। वह मुस्कुराई और बढ़ती रही। मैं उनके साथ चल पड़ने का लोभ संवरण न कर पाई। वो आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे पगडंडियों पर। अफसोस हुआ, काश अविराज को भी ले आती। कल्पना से परे इन खूबसूरत रास्तों और चारों ओर फैली हरियाली ने मुझे मुग्ध कर दिया था। मेरी जिह्वा भी शायद उन खूबसूरत पलों को बयान करने के लिए शब्दों की खोज में मौन धारण किए थी। आह, कितनी हरियाली है यहाँ, बेहद सुंदर। मैं विस्मित खड़ी थी। वह बोली, आओ मैं तुम्हें कमल सरोवर दिखाती हूँ। कहते हुए वह एक नए रास्ते पर आ गई। ठंडी सुगंधित मंद बहार शरीर में अजब सी फुरहरी उत्पन्न कर रही थी। सहसा मेरे मुंह से अस्फुट सा शब्द निकला, अद्भुत। कमल सरोवर के पास होने का एहसास हुआ। वाकई तंग गलियां और बस्ती के आधार पर यहाँ की शांति और खूबसूरती को आंकना मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे जड़ अवस्था में देख उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक कमल का फूल तोड़कर मेरी ओर बढ़ाया तो मैंने यंत्रवत ले लिया। सामने देखो वो चबूतरा, रानी उस पर बैठकर वीणा बजाती थी। वीणा से निकली स्वर लहरियां उन कमल पुष्पों को झूमने पर बाध्य कर देती थीं। उनके इस वर्णन पर मैं कोई प्रतिवाद न करूं, वो सामर्थ्य मुझ में बाकी था, न ही अवस्था। मंत्र मुग्ध हुई मेरी पलकें उस सौंदर्य को समेटने पर असफल हो मुदी जा रही थीं। मैं मन ही मन अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी। तपोवन सा प्रतीत होता वो स्थल मैनावती के वजूद और वैभव की गाथा गा रहा था। चले? उसने पूछा, पर मैं जड़वत खड़ी उस अलौकिक दृश्य को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। उस दिन अभिभूत हो मन जब जब बेसुध हुआ, वह अन्य दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करके मुझे मेरी जागृत अवस्था का भान करवा देती। पगडंडी से होते हुए परकोटे की दीवार पकड़े हम देर तक ऊपर की ओर चढ़ते रहे। ना मालूम कब बुर्ज के नीचे के हिस्से में पहुंच गए। दिन ढलने का एहसास सुनहरी किरणों से होने लगा। शाम होने वाली है, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मुझे लगा जैसे मैं उसी समय चेतन अवस्था में आई। यहाँ से नीचे उतरती जाओ, एक पगडंडी मिलेगी, उसे पकड़कर सीधा चलती जाना। 10 मिनट में वहीं पहुँचूंगी जहाँ से चली थी। मैं कुछ घबराई सी बोली, आप साथ नहीं चलेंगी? नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, शाम भी होने वाली है। बिना गाइड के आने से लोग रास्ता भी भूल जाते हैं। क्या पता फिर कोई भूला भटका मिल गया तो उसे भी मार्ग दिखा दूंगी। तुम जाओ, अंधेरा होने पर दिक्कत होगी। तुम्हारे साथ समय अच्छा बीता। क्या नाम है तुम्हारा? आश्चर्य हुआ, इस प्रकरण में परिचय की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। आस्था। और आपका? मेरे प्रश्न पर उसने मुस्कुराकर मुझे देखा। तभी उसने कुछ कहा, शायद नाम बताया हो, पर मैं कुछ साफ सुन नहीं पाई। वो भी अपने आंचल को संभालती पलट पड़ी और तेजी से बुर्ज की ओर बढ़ गई। मुझे कुछ घबराहट सी हुई। बिना बताए यहाँ आ गई, मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। सोचती हुई मैं तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसने ठीक कहा था, सामने पगडंडी थी, उस पर लगभग भागते हुए रास्ता तय किया।
आस्था, मम्मी सामने से चिल्लाती आगे बढ़ी। पापा भी परेशान से आगे बढ़े। गाइड भी घबराया सा था। दीदी, आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? युवराज ने पूछा तो पापा बोले, चलो जल्दी चलो, बस छूटने वाली है, बाद में बात करेंगे। घबराहट में पसीने की बूंदें पोंछते पापा को देख मैं कह उठी, सॉरी पापा, मैं भी किसी के साथ कमल सरोवर देखने गई थी। वक्त का पता ही नहीं चला। बहुत सुंदर जगह है। पता है पापा, मैं बुर्ज भी। हाँ हाँ, चल अब जल्दी, बस निकलने वाली है। पापा ने गाइड को पैसे दिए। सब बस की ओर चल पड़े। मैं गाइड की ओर तेजी से बढ़ी। सच में बहुत अच्छी जगह, आपने ठीक ही कहा था। वो जलाशय की स्वर लहरियाँ, कमल सरोवर, बाग, अमेजिंग। मैं बोल रही थी और गाइड का ध्यान हाथों में थामे कमल की ओर था। वह विस्फारित नजरों से उसे देख रहा था। अटकते शब्दों में उसने पूछा, आप कब गई कमल सरोवर? और बाग और ये कमल उन्हीं आंटी ने दिया जिन्होंने बाग और कमल सरोवर दिखाया था। कहाँ है आंटी? उसने पूछा तो मैंने बुर्ज की ओर इशारा किया। वो बुर्ज की ओर गई हैं सूर्यास्त देखने, सहसा मेरे मुंह से निकला। अपने कहे पर मैं ध्यान देती उससे पहले वह बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उस बुर्ज की ओर जाने वाला रास्ता तो बंद हुए 30 वर्ष हो गए हैं। गाइड की बातें अबूझ पहेली सी लगी। गाइड कुछ बुदबुदाया, मैंने सुना, पर पापा की आवाज़ सब पर भारी पड़ी। आस्था, जल्दी आओ। और मैं बस की ओर दौड़ पड़ी। बस में चढ़कर मैं खिड़की वाली सीट की ओर आई तो मम्मी बड़बड़ाती हुई मिली, जान निकाल दी इस लड़की ने, जाने कहाँ रह गई थी। तो वैसे ही पैर सूज गया चलते चलते। कुछ भी तो नहीं था वहाँ। सूखे पेड़, बिना कमल के कमल सरोवर और जलाशय में जलकुंभी भरी थी। ये मुआ गाइड बेकार ही दौड़ा ले गया। ना जाते तो सही रहता। वापस आया तो ये आस्था। और हाँ, तू कहाँ रह गई थी? दीदी, किताब का क्लाइमेक्स क्या मज़ेदार है। मैं तो इसे पढ़ने में मशगूल था और अब कहाँ निकल गई? अविराज की आवाज़ कानों में नहीं पड़ी, बल्कि गाइड के कहे शब्द गूंजे। क्या कहा उसने? हाँ हाँ, यही तो कहा था। आप बहुत किस्मत वाली हैं। पहले सुना था पर आज भरोसा हो गया कि यहाँ स्वर्ग बसता था। इस बात का विश्वास दिलाने उसे कभी कभी आना पड़ता है। ओह, तो गाइड तभी विस्मय से उस कमल की ओर देख रहा था। मेरी नज़रें उस बुर्ज की ओर थीं। वो स्त्री अभी भी बुर्ज के परकोटे पर बैठी सूर्यास्त निहार रही थी। उसका केसरिया आंचल उड़ रहा था, आकाश के रंगों में घुला मिला सा। केसरिया आंचल, हाँ हाँ, ये वही तो है जो मुझे कमल सरोवर तक ले गई थी। मैंने अविराज को हिलाया। कौन, कहाँ? वो पूछ रहा था। मेरी उंगली बुर्ज की ओर थी, पर तेजी से घिरते अंधेरे में वह देख नहीं पाया शायद। बस आगे बढ़ चुकी थी, पर शरीर के सिहरन में उस युवती का आभास अभी भी बाकी था। मैं समझ चुकी थी कि आज की इस ट्रिप की सच्चाई पर भरोसा करने वाला अकेला वो गाइड ही है जिसे वह पीछे छोड़ आई। मैडम, बस जाने वाली है। कंडक्टर की आवाज़ के साथ बस का हॉर्न सुनाई दिया। मैं संज्ञा शून्य अवस्था में अतीत के गलियारों से होती हुई वापस अपने वर्तमान में पहुंच चुकी थी। बस में बैठकर खिड़की से झांका तो छात्रों का दल पूरे उमंग में आता दिखा। मैं सोच रही थी कि काश इन्हें भी कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता। शाम का धुंधलका और आकाश का केसरिया रंग जोगनिया महल की याद दिला गया। उन यादों को संजोए मैं अपने गंतव्य की ओर चल दी। तो यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।